नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के लेक्चर में हम संविधान के अंतर्गत भाग 5 का अध्याय 1 जो पिछले बार भी हमने पढ़ा था, तो उसमें उपराष्ट्रपति को पढ़ा। इसके पहले हमने राष्ट्रपति को पढ़ा। तो उसी भाग 5 के अध्याय 1 में जो आज हम चर्चा करेंगे वो शामिल है, जिसका नाम है संघीय मंत्रिपरिषद। तो संघीय मंत्रिपरिषद होती क्या है, नियुक्ति कैसे होती है मंत्रिपरिषद की, या मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, उसकी संरचना क्या होगी, कार्य क्या ये करते हैं, कार्यकाल क्या होता है, शपथ क्या होता है, और उस मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों का समूह होता है वो कितने प्रकार का होता है, अर्थात मंत्री का समूह किस किस प्रकार का होता है। इस पर हम डिटेल से आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर की शुरुआत की जाए। और जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, संविधान के अंतर्गत ही ये संघीय मंत्रिपरिषद का टॉपिक होगा। इसमें जो संघीय मंत्रिपरिषद में 3 कैटेगरी के मंत्री शामिल होते हैं, जिसको कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री की संज्ञा दी जाती है। तो ये कौन होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत की जाए। तो संघीय मंत्रिपरिषद है क्या? संघीय शब्द जुड़ा है, संघ का मतलब केंद्र से है, ठीक है ना। तो वहां मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, वो होती क्या है तो थोड़ा सा समझते हैं। यदि हम राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा बात करें, जो आपका राष्ट्रपति वाला सेक्शन है, थोड़ा सा उस पर बात कर लें। तो आपने पढ़ा था कि अनुच्छेद जो 53 है उसमें कहा गया था कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी? समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है ना। 53 क्या कह रहा है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन वह इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है? कुछ अपने अधीनस्थ कर्मचारी या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से वह अपने इन शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। स्वयं वो नहीं करता है, बल्कि जो कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित हैं उनका प्रयोग वो जो ये अधीनस्थ अधिकारी होते हैं इनके माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो ये जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, इसी को आप क्या कह सकते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद कह सकते हैं। इसी को आप क्या कह सकते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद कह सकते हैं। तो ये जो संघीय मंत्रिपरिषद है, ये वास्तव में, ये जो संघीय मंत्रिपरिषद है, ये वास्तव में जो आपका ये संघीय मंत्रिपरिषद है, ये राष्ट्रपति की कारिका, जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हैं उसको प्रयोग करने वाला वास्तविक ये कर्ता धर्ता है। समझ में आ रहा ना? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को प्रयोग करने वाला ये वास्तविक कर्ता धर्ता होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस माध्यम से करता है, किसके द्वारा करवाता है? तो वो है संघीय मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? संघीय मंत्रिपरिषद करता है। अब उस संघीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, ठीक है ना, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 74 कह क्या रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 में कहा गया है। और यही मंत्रिपरिषद कार्यपालिका शक्ति का
वास्तविक प्रयोग करता होगा। ठीक है ना। 75 क्या कह रहा है, ये मंत्रिपरिषद में जो शामिल लोग होंगे, जो मंत्रिपरिषद में शामिल लोग होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों की हर कैटेगरी, उसकी शैक्षिक अर्हता क्या होगी, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, कार्यकाल क्या होगा, शपथ क्या होगा, वेतन क्या होगा, इन सब के बारे में अनुच्छेद संख्या 75 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 74 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। 75 में कहा गया है कि इनकी नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होगी, शपथ क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, वेतन क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। समझ में आया। मंत्रिपरिषद क्या होती है, राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करने वाला एक समूह होता है। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बात करें। 75 का थर्ड अनुच्छेद, 75 अनुच्छेद का 75 थर्ड क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, एक ध्यान से समझिएगा। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सरकारों के या शासन के दो प्रकार होते हैं, एक संसदात्मक शासन प्रक्रिया होती है और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रक्रिया। तो संसदात्मक शासन प्रक्रिया वह होती है जिसमें कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने वाला लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में वो उत्तरदायी नहीं होता है। तो अब देखिए, चूंकि भारत में संसदात्मक शासन प्रक्रिया है और इसमें कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो राष्ट्रपति को सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए लोकसभा के प्रति। लेकिन चूंकि 75 थर्ड क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। होना चाहिए संसदात्मक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को, लेकिन होता कौन है, मंत्रिपरिषद। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कार्यपालिका शक्ति है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। ये जो कार्यपालिका शक्ति है उसका वास्तविक प्रयोगकर्ता कौन है, मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद होती है। तो जो वास्तविक प्रयोगकर्ता होगी वही तो उत्तरदायी होगी। इसीलिए कह दिया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ना कि राष्ट्रपति उत्तरदायी होता है। चीजें समझ में आई। जैसे कहीं चर्चा भी ये हो कि चूंकि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद की क्यों होती है। तो उसका जवाब ये होगा कि संविधान में सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका का शक्ति का जो प्रयोग करता है वो राष्ट्रपति है, मालिक राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक प्रयोगकर्ता, व्यवहारिक रूप में प्रयोगकर्ता मंत्रिपरिषद है। तो जो व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने वाला होगा, जो जिन लोगों के हाथों में वो शक्तियां होंगी, जिनका वो प्रयोग व्यवहारिक रूप में करेगा, वही तो उत्तरदायी होगा। इसलिए इसमें कह दिया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। चीजें समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा और आगे चर्चा किया जाए। अब मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, इस पर बात किया जाए। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं और सभी प्रकार के मंत्री। अब सभी प्रकार के मंत्री का क्या सेंस हुआ भाई, मंत्री कई प्रकार के होते हैं। तो हाँ, मंत्री कई प्रकार के होते हैं। जैसे कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। तो सभी प्रकार के मंत्री प्लस प्रधानमंत्री का जो समूह है उसी को क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं। ठीक है ना। अब मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई,
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति यहां स्वेच्छाचारी नहीं है। राष्ट्रपति की नियुक्ति की जो शक्ति है वो विवेकीय नहीं है, विवेकीय नहीं है, वो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब वो क्या प्रक्रिया है, आगे जब हम प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे तो वहां हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर लिया। अब मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना। अब सैद्धांतिक रूप से तो कहा गया है कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति यहां कुछ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जिन नामों की लिस्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है, राष्ट्रपति उनको आमंत्रित करके शपथ दिला देता है। कौन किस प्रकार का मंत्री होगा, मंत्रियों को कौन सा विभाग मिलेगा, ये सब कुछ किसके हाथों में होता है? प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है ना। यहां तक बातें समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए आगे बात किया जाए तो इन मंत्रियों की अर्हताएं क्या होंगी? अर्हता क्या है इन मंत्रियों की? तो उसमें 5 है अनुच्छेद संख्या 75(5) अर्हता से संबंधित बातें 75(5) में लिखी गई हैं। और वो क्या लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो भी मंत्री बनना चाहता है वह किसी भी सदन का सदस्य अवश्य होना चाहिए। किसी भी सदन का सदस्य हो। किसी भी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा। किसी भी सदन का सेंस है लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है ना। लेकिन क्या यदि सदस्य नहीं है तो क्या वो मंत्री नहीं बनाया जा सकता है? तो हां, बनाया जा सकता है। इसके संदर्भ में हमारे संविधान में लिखा है कि यदि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ध्यान से समझिएगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या वो भी मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है? प्रधानमंत्री भी बन सकता है या अन्य प्रकार के मंत्री भी बन सकता है? तो हां, ऐसा हो सकता है। इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्धारित किया है कि बिना किसी भी सदन का सदस्य हुए, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वो मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है, बशर्ते उसको शपथ की तिथि से 6 माह के भीतर भीतर, शपथ की तिथि से, ध्यान से समझिएगा, शपथ की तिथि से 6 माह के भीतर, शपथ की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी। तो सदन का सदस्य होना चाहिए, लेकिन यदि नहीं भी सदस्य है तो उसको मंत्री बनाया जा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि बनाया जा सकता है, लेकिन शपथ की तिथि से 6 माह के भीतर भीतर उसको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। और ये जो निर्धारित किया सर्वोच्च न्यायालय ने, ये एक वाद था एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा का एक वाद था। उस वाद में 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि बिना सदन की सदस्यता होते हुए भी किसी को भी मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है, जैसा भी मैंने बताया, लेकिन 6 माह के भीतर उसको सदन की सदस्यता लेनी होगी।
ठीक है ना, यहां तक बातें समझ में आई। अच्छा, अब एक प्रश्न, मजेदार प्रश्न उठता है। मजेदार प्रश्न ये है कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है और वो मंत्रिपरिषद में जगह पा जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया है कि 6 माह के भीतर भीतर उसको सदन की सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये 6 माह के भीतर वो सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है तो फिर उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को सदन का सदस्य ना होते हुए भी मंत्रिपरिषद में जगह दे दी गई। अब जगह दे दी गई, वो 6 माह तक मंत्रिपरिषद में तो रहा ना, मंत्री रहा ही ना, इवन प्रधानमंत्री तक रहा। अब बात आई कि भाई 6 माह बीतने वाला है, सदन की सदस्यता लेनी है, और संयोग ये रहा कि वह सदन किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ले पाया। तो नहीं ले पाया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मान लिया जाए भाई उसका त्यागपत्र हो गया, त्यागपत्र हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के कथनानुसार 6 माह के बाद वो नहीं रहेगा तो उसने त्यागपत्र दे दिया। अब त्यागपत्र देने के बाद फिर वो पुनः क्या मंत्री, अब ये क्वेश्चन है कि त्यागपत्र हो गया, अब पुनः क्या उसको फिर मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है, क्योंकि फिर वो 6 महीने तक रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि 6 महीने के भीतर आप ले लीजिए, नहीं त्यागपत्र दे दीजिए। तो एक बार 6 महीने तक वो रहा, त्यागपत्र दे दिया सर्वोच्च न्यायालय के कथनानुसार। लेकिन क्या पुनः उसको मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है, यह प्रश्न। अब यह प्रश्न उठा तो मूल संविधान में इसका कोई उत्तर नहीं है कि क्या उसको पुनः दोबारा मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। मूल संविधान में इस बात के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। तो अब मान लिया जाए ऐसे ही किसी को त्यागपत्र फिर शामिल, त्यागपत्र फिर शामिल, त्यागपत्र फिर शामिल, और बड़े आराम से 5 साल निकाल ले भाई, क्या करना। आज त्यागपत्र दिया, कल फिर राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ले लिया, फिर 6 महीना, फिर त्यागपत्र दिया, फिर तो उसका तो मजे ही मजा है। तो क्या ऐसे ही संसदीय प्रणाली चलेगी? नहीं, संविधान में कुछ था ही नहीं। तो फिर जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, जहां संविधान में कुछ अस्पष्ट चीजें ना हो, वहां संविधान का जो अंतिम व्याख्याता होता है वो होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का अंतिम व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं भाई, सर्वोच्च न्यायालय आगे आया और उसने कहा ऐसा नहीं होगा। और किस वाद में कहा? AR चौहान बनाम पंजाब राज्य 2001 में यह वाद था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, निर्णय दिया, निर्धारित किया कि एक बार जो व्यक्ति बिना सदन की सदस्यता लिए मंत्रिपरिषद में जगह पा लेता है और यदि वह 6 माह के भीतर, ध्यान से समझिएगा, यदि वह 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता हासिल नहीं कर पाता है तो त्यागपत्र देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को पुनः मंत्रिपरिषद में जगह नहीं दी जा सकती है, ये नहीं दी जा सकती है। इस AR चौहान वर्सेस पंजाब राज्य 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित कर दिया कि अब वो पुनः उसको मंत्रिपरिषद में जगह नहीं प्राप्त होगा। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसदीय प्रणाली के साथ खिलवाड़ होगा, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगा, हमारे या जो सामान्य वोटर हैं, मतदाता हैं, उनके जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ये निर्णय दिया। चीजें स्पष्ट हो गई। तो योग्यता क्या है कि किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं है तो वो हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसको सदन की सदस्यता लेनी होगी, और ये नहीं ले पाता है तो त्यागपत्र देना होगा, और फिर ऐसे व्यक्ति को पुनः मंत्रिपरिषद में जगह नहीं दी जाएगी। क्लियर हो गया ये सारी बातें? चलिए थोड़ा सा और आगे बात किया जाए। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग चीज और मजेदार चीज, समझिएगा। और वो मजेदार चीज क्या है? क्योंकि बहुत सारी चीज हम विज्ञापनों में समझते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, या टीवी पर समाचार सुनते हैं। उसमें कैबिनेट स्तर का मंत्री कहा जाता है, उसमें राज्य मंत्री कहा जाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है।
अब वो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन उत्पन्न कर देता है कि ये क्या बला है, राज्य मंत्री क्या बला होती है, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं, ये सब क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको समझिए आगे। तो देखिए, जो मंत्री होते हैं उनकी 3 कैटेगरी होती है। जो मंत्री पर, अब समझिएगा, जो मंत्री हैं उनकी 3 कैटेगरी होती है। एक जो मंत्री होंगे वो कैबिनेट स्तर के होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री। अब कैबिनेट स्तर के मंत्री का क्या सेंस होगा, यह जो विभाग होता है, जो विभिन्न विभाग होते हैं, ये विभाग का अध्यक्ष होता है, ये अपने विभाग का अध्यक्ष होता है। क्योंकि सरकार को चलाने के लिए पूरी जो व्यवस्था है वो कई विभागों में बांटी गई है, तो हर एक विभाग का अपना कैबिनेट मंत्री होता है, और जो कैबिनेट मंत्री होता है वो उस विभाग का अध्यक्ष होता है, सुपर होता है। समझ में आ रहा है ना, उसको हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। दैट मीन्स जो कैबिनेट मंत्री होगा वो जो भी उसको विभाग दिया जाएगा बंटवारे के बाद, तो उस विभाग का वो अध्यक्ष होगा। समझ में आया ना। चलिए, जो राज्य मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री के सहायता के लिए होता है, कैबिनेट मंत्री के सहायता के लिए राज्य मंत्री होता है, अर्थात कद थोड़ा सा उनसे कम होता है। कैबिनेट मंत्री विभाग का अध्यक्ष होता है, और हर एक विभाग में कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए हर विभाग में एक राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। और उसी विभाग में जो कैबिनेट है उसको सहायता देने के लिए एक और प्रकार के मंत्री की नियुक्ति की जाती है, जिसको हम उप मंत्री कहते हैं। तो इनकी भी नियुक्ति सहायता के लिए ही होती है, सहायता के लिए ही होती है। कैबिनेट मंत्री विभाग का अध्यक्ष होता है, और उनको सहायता देने के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति होती है। तो ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब जो ये कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्रियों का समूह, ये इसी को हम कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट, ठीक है ना। जो सभी निर्णय इसी के द्वारा लिए जाते हैं, सभी निर्णय इसी के द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा। और कैबिनेट किसका समूह है? कैबिनेट मंत्रियों का समूह है। और समझिए, ये जो कैबिनेट है ये प्रशासन की, आप कह सकते हैं प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है। कैबिनेट आप यहां लिख सकते हैं, कैबिनेट प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है, ठीक है ना। सभी निर्णय इसी कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, जो प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है। चीजें समझ में आई? चलिए, अब जो बैठक होती है कैबिनेट की, उसमें कैबिनेट मंत्री भी भाग लेते हैं और राज्य मंत्री भी भाग लेते हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं, राज्य मंत्री भाग लेते हैं, लेकिन उप मंत्री भाग नहीं लेते हैं। उप मंत्री भाग नहीं लेते हैं। थोड़ा सा और इसको समझिएगा, उस बैठक में उप मंत्री भाग नहीं लेते हैं। समझ में आया ना? इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो उप मंत्री हैं, इनका नीतियों के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती।
कोई भूमिका नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा, नीतियों के निर्धारण में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। समझ में आया ना? चलिए थोड़ा सा और बातें समझा जाए, और वो क्या है, जैसे कभी कभी आपने एक नाम और सुना होगा, और वो है क्या, कभी कभी आपने नाम सुना होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब जरा समझिएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे मंत्री तीन कैटेगरी के हुए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब हर विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी भी विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं नियुक्त होता है, किसी भी विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं नियुक्त हुआ, तो उस विभाग का स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी किसी राज्य मंत्री को दे दी जाती है। किसी राज्य मंत्री को, राज्य स्तर के मंत्री को उस विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो तब वह जो राज्य मंत्री होता है उसको कहा जाता है इस पर्टिकुलर विभाग का स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री। स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री, समझ में आया ना? जैसे समझिएगा, फिर से समझ लीजिए, मान लिया जाए इस्पात मंत्रालय है, एक उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लिया जाए इस्पात मंत्रालय है। अब इस्पात मंत्रालय में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं हुआ, कोई कैबिनेट, उदाहरण के तौर पर समझ लें, कोई कैबिनेट यहां नहीं बनाया गया। अब इस विभाग में कोई कैबिनेट नहीं है, तो किसी राज्य स्तरीय मंत्री को, जो सेकंड क्लास का है, राज्य स्तर के मंत्री को इस इस्पात मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया जाएगा। स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया जाएगा मतलब वह राज्य मंत्री अब इस विभाग का सर्वोच्च हो गया। तो स्वतंत्र रूप से जब उसको प्रभार सौंप दिया जाएगा, तब वह राज्य मंत्री क्या हो जाएगा, उस विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। उस विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। ऐसे दशा में वो राज्य मंत्री तो है, लेकिन उसके वेतन भत्ते सब कुछ किसके बराबर होंगे, फिर वो कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर हो जाते हैं। वो कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर उसको वेतन भत्ते मिलते हैं। मतलब उसकी जो हैसियत होती है वो कैबिनेट मंत्री के समान होती है, जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होता है। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का होता है, उसकी जो हैसियत होती है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर होती है। स्वतंत्र प्रभार होता कब है, जब किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री को नियुक्त ना करते हुए किसी राज्य मंत्री को उसका जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो उस राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार पर्टिकुलर उस विभाग का कहा जाता है। आया समझ में? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री आया समझ में ना? चलिए, तो ये हो गए कैटेगरी वाइज मंत्री की, क्या, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और आगे बात किया जाए। चलिए, अब मंत्रिमंडल, दो शब्द है, जरा उस पर गौर करिएगा। एक है मंत्रिपरिषद और दूसरा है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, क्या दोनों शब्द में कोई अंतर है या दोनों समान ही हैं? चाहे मंत्रिपरिषद मर्जी हो तो मंत्रिपरिषद बोल दें और मर्जी हो तो मंत्रिमंडल बोल दें, या दोनों में कोई विभेद है? तो इस पर बात करें तो ये जो मंत्रिपरिषद है एक समूह, ये भी है समूह है, ये भी एक समूह है। इस समूह में कौन कौन शामिल होते हैं? इस समूह में कौन कौन शामिल होते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो जब मंत्रिपरिषद कहा जाएगा तो इसमें ध्यान से समझना है, जब मंत्रिपरिषद कहा जाएगा तो इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर का मंत्री, कैबिनेट मंत्री,
साथ साथ में इसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री, जब ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, सभी लोगों का जो समूह होता है, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सभी का जो समूह होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? मंत्रिपरिषद नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं? मंत्रिपरिषद नाम देते हैं। और जब केवल कैबिनेट मंत्रियों का समूह हो, कैबिनेट मंत्रियों का जब केवल समूह होता है तब उसे मंत्रिमंडल नाम देते हैं। उसमें मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल नहीं होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का समूह होता है, ठीक है ना। और मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह होता है। ये दो प्रमुख रूप से अंतर होता है मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में। अच्छा, और चीज समझिएगा, ये जो मंत्रिमंडल शब्द है ये हमारे मूल संविधान में था ही नहीं, हमारे मूल संविधान में नहीं था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो उसमें आर्टिकल 352 का थर्ड, अनुच्छेद 352 का थर्ड, जिसमें राष्ट्रीय आपात के बारे में बात की गई है, तो अनुच्छेद 352 के थर्ड में इस शब्द को जो है पहली बार प्रयोग किया गया, इस शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया मंत्रिमंडल का। कब जोड़ा गया? ये 1978 में 44वें संविधान संशोधन। ऐसा जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? तो चूंकि जब हम राष्ट्रीय आपात पढ़ेंगे तो वहां आपको बताएंगे डिटेल से। पहले यह था कि राष्ट्रीय आपात के लिए लिखित रूप से किसी के सहमति की या समर्थन की, अनुमोदन की जरूरत नहीं होती थी 1975 की इमरजेंसी तक। तो जब 1978 का समय आया, सरकार बदली, तो उसमें यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को, 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है, तो कहा गया कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को मंत्रिमंडल के द्वारा समर्थन जरूर होना चाहिए, और वो भी लिखित रूप से समर्थन होना चाहिए। यदि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को अनुमोदित करता है तो राष्ट्रीय आपात माना जाएगा। तो तभी ये पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया, और कहां? 352 थर्ड में। कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। समझ में आया? तो ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर हो गया। चलिए कुछ चीजें और समझी जाए। शपथ क्या होता है, कैसे होता है मंत्रियों का? तो सिंपल सा तरीका है कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। मंत्रियों का, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों का जो शपथ होता है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लगे हाथ थोड़ा सा कार्यकाल के बारे में बात कर लिया जाए। तो क्या कार्यकाल है, इस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए। तो देखिए, वास्तव में मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है या किसी भी मंत्री का जो कार्यकाल है वो संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है कि कितने समय का कार्यकाल होगा। जो मंत्रिपरिषद है या जो मंत्री है, मंत्री का मतलब मंत्रिपरिषद से यहां है, तो जब तक वो अपने पद पर रहते हैं, जब तक इनको किसी भी मंत्री या मंत्रिपरिषद को तब तक अपने पद पर रहना होगा जब तक इनको लोकसभा में इनको विश्वास प्राप्त है। लोकसभा में विश्वास प्राप्त है तब तक ये अपने पद पर रहते हैं। तो वो कभी भी, यदि मान लिया जाए 6 महीना हुआ और लोकसभा में इनको विश्वास मत नहीं रह गया तो ये अपने पद से हट जाएंगे।
और सामान्यतः अधिकतम कार्यकाल क्या हो सकता है? जो एक लोकसभा का कार्यकाल होता है वही इनका भी कार्यकाल होता है। तो सामान्यतः 5 साल आप कह सकते हैं, लेकिन चूंकि 5 साल कहीं लिखा नहीं है, वो अधिकतम हो सकता है। जैसे लोकसभा में इनका विश्वास खत्म हुआ वैसे इनको तुरंत पद से हट जाना होगा। इसीलिए कहा जाता है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। ठीक है ना? तो कार्यकाल में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अब आ जाइए थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज और समझते हैं, और वो है क्या कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी संख्या कितनी होगी, मंत्रिपरिषद में संख्या क्या हो सकती है। ठीक है ना? तो ये जो 91वां संविधान संशोधन 2003 है, इसके पहले तक होता क्या था, सरकारों को बनाने के लिए 2003 के पहले सरकारों को बनाने के लिए बहुत सारे जोड़ तोड़ की राजनीति हुआ करती थी। बहुत सारे प्रलोभन दे करके लोगों को अपने में शामिल किया जाता था। अब प्रलोभन का सेंस क्या है कि आपको मंत्री का पद दे देंगे या किसी आयोग का अध्यक्ष बना देंगे। तो उसमें फिर ये हुआ कि नहीं, ये बातें ठीक नहीं हैं और मंत्रियों की भरमार हो जाती थी, जिधर देखो उधर मंत्री ही मंत्री। तो फिर उसमें जब 91वें संविधान संशोधन किया गया 2003 में और अनुच्छेद 75(1) का जोड़ा गया, 75(1) का जोड़ा गया संविधान में, तो उसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या होगी, ध्यान से समझिएगा, जो संख्या होगी वो क्या होगी, लोकसभा के कुल सदस्य, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, अर्थात जितनी भी लोकसभा में सदस्य संख्या होगी उसका केवल और केवल 15% ही मंत्री हो सकते हैं। अब मान लिया जाए 552 सदस्य हैं लोकसभा में, तो 552 का 15% आप निकाल लीजिए, 15% आप निकाल लीजिए। तो 15% यदि आप निकालेंगे तो 15 पचे 75 और 7 लगभग 82 मंत्री हो सकते हैं, लगभग 82 मंत्री हो सकते हैं। और हमारे संविधान में लिखा भी है कि तो अधिकतम मंत्रियों की संख्या क्या होगी, 82 होगी। कहां से आया है, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%। अब इस 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री को लेकर के ऐसा नहीं है कि 82 के बाद एक अलग से प्रधानमंत्री होगा, नहीं, ये 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। और इस हिसाब से गणित लगाया जाए तो कुल 82 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में कहा है, ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद में कहा है, इसका मतलब कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी को मिलाकर के 82 से ज्यादा नहीं होंगे। ये कब निर्धारित किया गया, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। चीजें समझ में आई? चलिए, तो ये आपका मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद का पूरा लेखा जोखा था। कैसे नियुक्ति होती है, अर्हता क्या होती है, कार्यकाल क्या होता है और बाकी मंत्रियों के प्रकार कैसे होते हैं, कितने मंत्रिपरिषद में मंत्री हो सकते हैं, मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होती है। ठीक है ना? और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये अध्याय 1 ही अभी चल रहा है, भाग 5 का अध्याय 1, जिसमें संघीय मंत्रिपरिषद हो गया। अब इसके बाद में हम इसी अध्याय 1 में एक छोटा सा लेक्चर होगा प्रधानमंत्री, उसको पढ़ लेंगे, और उसके बाद में महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी।
अध्याय 1 में 2 टॉपिक और है, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। इसके बाद में फिर भाग 5 का अध्याय 2 शुरू होगा, जिसमें संसद के बारे में बात होगी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और फिर एक बार यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।